हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3, जिसका नाम है गांधी विकास समीक्षक। यानी रूप से गांधी एक विकास समीक्षक के रूप में यह इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद असमान विकास, हिंसा और विकास में क्या अंतर है, किस प्रकार हिंसा विकास के लिए नुकसानदेह है, और विकास की नई अवधारणाएं क्या हैं, और गांधी का जो है विकास के प्रति दृष्टिकोण एवं आलोचना। ये टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिक घटकों के अलावा उन्नति, प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन करती है। तो ये विकास की परिभाषा दी गई है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक घटकों के अलावा प्रगति, उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन करती है। विकास का उद्देश्य जो है पर्यावरण के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना जनसंख्या के जीवन स्तर और स्थानीय, क्षेत्रीय आय और रोजगार के अवसरों का निर्माण या विस्तार में वृद्धि है। तो विकास का जो उद्देश्य है वो जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, क्षेत्रीय आय को बढ़ाना और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना बिना पर्यावरण के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए। विकास दिखता है और उपयोगी है, जरूरी नहीं कि इसका प्रभाव तुरंत दिखे, पर बदलाव को जारी रखने के लिए गुणवत्ता बदलाव और स्थितियों के निर्माण का एक पहलू शामिल होता है। आर्थिक प्रगति, औद्योगिकरण, ऊर्जा की खपत और शहरीकरण के स्तंभ में विकास को मापने के मौजूदा तरीके अपर्याप्त हो गए हैं और विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जो इस दुनिया के लोगों के लिए दुख का स्रोत है। वर्तमान विकास की सोच पर गांधी का जबरदस्त प्रभाव रहा है। अधिकांश प्रभावित लोग आधुनिकतावाद विरोधी या उत्तर आधुनिकतावादी विचार वाले हैं। गांधी के विचारों का प्रभाव नीति, सक्रियता और विकास सभी क्षेत्रों में मौजूद है। जब से विशेष रूप से पश्चिम में गांधी और गांधीवाद के विश्लेषण की लोकप्रियता में व्यापक वृद्धि हुई है, यह शायद ही हमें अपने प्रतिस्पर्धी स्तंभ में एक हित आधारित राजनीतिक आंदोलन के गांधीवादी नेतृत्व की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है। असमान विकास। विकास के मुख्य धारा मॉडल ने लगातार असमानता को जन्म दिया है। इसने न केवल ऊर्ध्वाधर असमानता का निर्माण किया है, बल्कि अधिकांश समाजों में विकास से लाभान्वित कुछ गुटों के साथ क्षैतिज असमानताएं भी हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के फल का आनंद स्वप्रभात वर्ग के एक छोटे से वर्ग द्वारा लिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप असमान विकास हो रहा है। यह एक सार्वभौमिक समस्या थी और है, और भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं था। तो जो विकास है वो असमान हुआ है, एक छोटे से वर्ग द्वारा ही विकास या आर्थिक विकास का जो है आनंद लिया जा रहा है, जिससे जो है दूसरा वर्ग पिछड़ गया है, जिससे असमानता का जन्म हुआ है। और हमारा भारतीय समाज भी इससे चूका नहीं है। विकास की प्रक्रिया ने उत्तर दक्षिण के विभाजन को भी व्यापक किया है, जिसमें उत्तर के विकसित देशों को विकास के लाभों का प्रमुख हिस्सा मिलता है। दक्षिणी देशों को खुद के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिसने उनकी आर्थिक प्रगति को धीमा कर दिया है। तो विकास की प्रक्रिया ने उत्तर दक्षिण के बीच भी जो है असमानता बढ़ा दी है। उत्तर में जो विकसित देश हैं उनके द्वारा विकास उनके द्वारा जो है विकास का ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है, जबकि दक्षिण के देशों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। असमानता की समस्या अंतर सामाजिक और परासामाजिक दोनों है, और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग द्वारा इसे प्रमुखता से नज़रअंदाज किया जाता है। पूरी दुनिया में बढ़ती असमानता की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। यदि हम भारत का उदाहरण लें तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद कई उपायों की शुरुआत की, जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदिवासी कल्याण योजनाएं, समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आरक्षण, रोजगार गारंटी योजनाएं और नगद हस्तांतरण योजना शामिल है। इन सभी उपायों से समावेशी विकास में योगदान करना था, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीकों से व्यापक असमानता का उन्मूलन हो। तो भारतीय सरकार ने विकास से जो असमानता उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की, जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदिवासी कल्याण योजनाएं
और आरक्षण जैसी स्कीमें और नरेगा जैसी स्कीमें जो हैं सरकार ने लॉन्च की। इससे जो है विकास से जो असमानता फैली है उसको दूर किया जा सकता है। इन सभी उपायों समावेशी विकास में योगदान करना था, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीकों से व्यापक असमानता का उन्मूलन हुआ। यही नहीं, भारत ने 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की विशेषता वाले आर्थिक नीतियों को एक नए युग में प्रवेश किया। इसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को तेज करना था, जो कम से कम असमानता की समस्या को कम कर सकती थी। अगर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, अब यह स्पष्ट है कि ये सभी उपाय बड़े पैमाने पर गरीबी और असमानता की समस्या निपटने में विफल रहे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर लोगों के बड़े हिस्से को लाने के सरकार के दावे के विपरीत सामूहिक गरीबी और असमानता की समस्या हमेशा की तरह बेकाबू बनी हुई है। तो सरकार की यहाँ पर सभी स्कीमें जो हैं विफल रही हैं। वो विकास के द्वारा फैली असमानता को दूर नहीं कर सकी, बल्कि असमानता और सामूहिक गरीबी ज़्यादा हो गई है, कम होने की बजाय वो और बढ़ गई है। अब हम देख लेते हैं हिंसा और विकास। कई विश्लेषकों का मानना है कि विकास और हिंसा के बीच घनिष्ठ संबंध है। हिंसा की समस्या ने विशेष रूप से एक स्थायी रूप ले लिया है, क्योंकि विकास आदिवासियों, स्वदेशी समुदायों, मछुआरों, प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य वर्गों के लोगों के विस्थापन का कारण बना है और ये विकास के सबसे बुरे शिकार बने हैं। वे धीरे धीरे अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोतों से वंचित होते गए हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लाखों लोग अपने पुनर्वास के लिए किसी भी उचित योजना के बिना अपनी भूमि को जबरन लूटे जाते देख रहे थे। इस तरह का जबरन विस्थापन न केवल शारीरिक पीड़ा बल्कि मनोवैज्ञानिक भटकाव भी पैदा करते हैं। जब देश में कहीं पर कोई बांध बनाया जाता है, या हम छोटे रूप में लें कहीं से कोई नहर सरकार को निकालनी है, तो उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए, स्थान चाहिए जहाँ से वो नहर या वो बांध जहाँ पर बनेगा, और वो जो है देश के नागरिकों की, देश के लोगों की ज़मीन है, और उन लोगों को वहाँ से सरकार के द्वारा जबरन हटा दिया जाता है, उनका विस्थापन कर दिया जाता है। ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए लोगों को जबरन विस्थापन करवा दिया जाता है, और इस वजह से जो है हिंसा के मामले जो हैं बढ़े हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। इन लोगों को ऐसी प्रक्रिया के कारण हताशा के साथ जीने को मजबूर किया जाता है। कई बार इनमें से कुछ समूह अत्यधिक पीड़ा और लाचारी के कारण हिंसा का सहारा लेते हैं। इस प्रकार हिंसा का एक सातिर और कभी न खत्म होने वाला चक्र बनता जाता है, जिसे निपटना मुश्किल हो रहा है। शहरीकरण में तेजी से खनन के लिए भूमि का अपरिहार्य है, और जबरन अधिग्रहण, बड़े बांधों निर्माण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, विशाल रियल एस्टेट कारोबार आदि अधिकांश समाजों में लोगों के विस्थापन का प्राथमिक कारण बन गए हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि बड़े बड़े बांधों निर्माण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, विशाल रियल एस्टेट जैसे परियोजनाएं हैं जो है विस्थापन का कारण बन गए हैं। इससे विस्थापित और वंचित लोगों में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि विकास का वर्तमान मॉडल केवल अभिजात वर्ग के हितों को बढ़ा देता है, केवल अमीर लोगों के हितों के लिए है। उदाहरण के लिए भारत में देश विभिन्न हिस्सों में नक्सलियों या माओवादियों के बढ़ते हिंसक आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बन रहे हैं। लोगों के इन आक्रोशों का उन समूहों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है जो वैचारिक रूप से हिंसा और वर्ग युद्ध के साथ हैं। भले ही सरकार समस्या विभिन्न आयामों से अवगत हो, लेकिन वर्तमान नीतियों के साथ विकास की जारी गतिशीलता कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ती। इस प्रकार विकास और हिंसा साथ साथ चलते हैं। पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है विकास, ये हम नहीं पढ़ेंगे। विकास की नई अवधारणाएं। मुख्यधारा के विकास की उपरोक्त समस्याओं के कारण पर्यावरण और विकास से संबंधित समस्याओं दूर करने और उचित समाधान खोजने के लिए नई अवधारणाएं और विचार उभरने लगे हैं। विकास को समग्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा है। 1972 की शुरुआत में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने प्रस्ताव दिया कि हमें सामान्य सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर रहने के बजाय विकास के सर्वश्रेष्ठ सूचकांक के रूप में सकल राष्ट्रीय खुशी पर विचार करना चाहिए। तो भूटान के राजा ने जीडीपी पर निर्भर रहने के बजाय सकल घरेलू उत्पाद जो है सकल राष्ट्रीय खुशी पर विचार करना चाहिए। उन्होंने प्रगति के तरीकों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और लोगों की भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह नया दृष्टिकोण बाद में विकास के व्यवहार्य मॉडल के लिए लोकप्रिय बन गया। इसके बाद उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच बढ़ती असमानता और विभाजन के स्तंभ में सतत विकास और समावेशी विकास का विचार
विशेष रूप से पश्चिम में एक लोकप्रिय अवधारणा बन गया। सतत विकास की ब्रंडलैंड आयोग की परिभाषा में 2 प्रमुख धारणाएं शामिल है। जरूरतों की अवधारणा, विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यकताएं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की पर्यावरण की अक्षमता पर प्रौद्योगिक और सामाजिक संगठन द्वारा लागू सीमाओं के विचार की जरूरत है। आयोग के अनुसार विकास का प्रमुख उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि है। इस प्रकार इसने जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक विकास के पहले के विचार को उल्ट दिया है। इस विचार को मानव विकास की नई धारणाओं पर बल देते हुए और भी सही किया गया है। उपयुक्त चर्चा से कोई भी आसानी से यह कह सकता है कि दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी आंशिक रूप से गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल और अन्य बाद के लेखन में दिए गए कुछ विचारों के महत्व महसूस करते हैं। हालांकि यह कहने की जरूरत नहीं है कि विकास के कुछ नए विचार, जैसा कि ऊपर चर्चा की है, पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल को बनाए रखने के प्रयास से अधिक नहीं है। इसने आज मानव जाति को पीड़ित करने वाली अधिकांश समस्याएं पैदा की हैं। इसके अलावा ये सभी प्रयास उत्तर दक्षिण विभाजन की स्पष्ट वास्तविकताओं को छिपाने के लिए एक चाल के रूप में भी दिखाई देते हैं, जिसे केवल विकास एक अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण से पाटा जा सकता है, जिसे गांधी ने अपने जीवन काल में प्रस्तावित किया था। अब हम पढ़ते हैं गांधी का दृष्टिकोण और विकास की आलोचना। गांधी ने विकास के एक ठोस मॉडल पर काम नहीं किया, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका पेश किया जो विकास के एक व्यापक दर्शन में प्रकट हो सकता है। उनके संबंधपरक विश्व दृष्टिकोण ने ब्रह्मांड में अन्योन्याश्रितता और तत्वों के परस्पर संबंध के महत्व को रेखांकित किया है। उनका जीवन का पूरा दर्शन अद्वितीय था और इस समझ पर आधारित था कि कोई भी इंसान खुद को और अपने आप को पृथ्वी और उसके संसाधनों को एकमात्र संरक्षक के रूप में नहीं देख सकता। तो गांधी जी के अनुसार कोई भी जो इंसान है, मनुष्य है, पृथ्वी और सभी संसाधनों के संरक्षक के रूप में खुद को नहीं देख सकता। गांधी ने जीवन को आत्म साक्षात्कार के अवसर के रूप में देखा। क्योंकि मनुष्य सामाजिक है और उसे अपना जीवन समाज में व्यतीत करना है, न कि एकांत में, इसलिए मनुष्य को असंख्य समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें चुनौतियां और अवसर शामिल हैं। उनके अनुसार मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्मा है। उन्हें मानव शरीर को एक साधन के रूप में देखा। उनका मानना था कि शरीर को प्रधानता देने से आत्मा की दृढ़ता और वृद्धि बाधित होती है। चाहत, संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों का उपयोग, अन्य प्राणियों और प्रकृति के साथ बातचीत की धारणाओं को इसलिए रखा गया, उसे जीवन के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया। हम अपने जीवन और प्रकृति के बीच के संबंध, ऊर्जा, भोजन आदि के स्तंभ में हम क्या खाते हैं और प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होता है पर निरंतर आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि हम अपने उद्देश्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी के संबंध में इसका उचित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। हमें पर्यावरण पर बहुत अधिक मांग किए बिना अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा। गांधी ने लोगों के सामने एक जीवन शैली या जीवन जीने की कला सामने रखा और इन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने की अपनी व्यवहारिकता का प्रदर्शन भी किया। गांधी के दर्शन के प्रयोग से मानव को सहज जीवितों की रुचियों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की सुविधा मिलेगी। अपने सबसे अच्छे रूप में यह बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। गांधी के जीवन दर्शन में एक वैकल्पिक विकास पद्धति का आह्वान किया गया है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण का सामंजस्य है। गांधी विकास का मॉडल समग्र जीवन से संबंधित है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन आसान विश्लेषण के लिए इस विकास के मॉडल के विभिन्न घटकों को देखना होगा। गांधी अपने आर्थिक विचारों में मुख्य धारा कई अर्थशास्त्रों से अलग हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री मुख्य रूप से मानव जीवन के भौतिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गांधी ने आर्थिक प्रगति और नैतिक प्रगति के बीच स्पष्ट अंतर किया और माना कि जब लोग आर्थिक प्रगति का स्तंभ देते हैं तो उनका अर्थ है बिना सीमा के भौतिक उन्नति और वास्तविक प्रगति से उनका अर्थ है नैतिक प्रगति। जोर देकर कहा कि हालांकि यह आधुनिक आर्थिक सोच से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, जिससे कि अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और अन्य, लेकिन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां एक छोटी सी आवाज़ किसी के बाहरी सबूत की आवश्यकता के बिना किसी के विचार और कार्य के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। दूसरे शब्दों में गांधी के लिए एक शुद्ध आत्मा की आंतरिक आवाज़ ईश्वर की आवाज़ के समान है और किसी की आंतरिक आवाज़ को केवल तभी सुना जा सकता है जब कोई पूरी रचना के साथ अपने आप को पहचान सके और अपरिग्रह का जीवन अपना सके। उन्हें आधुनिक आर्थिक सोच में बुनियादी दोष पाया कि उसने लोगों को विशेष रूप से कुलीन वर्ग को ईश्वर के बजाय धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया है, जो नैतिक प्रगति में मुख्य बाधा बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि एक सुव्यवस्थित समाज का वास्तविक माप करोड़पतियों की संख्या नहीं है, बल्कि जनता के बीच भुखमरी का भाव है। गांधी ने अपने विचारों के समर्थन में मार्क के गॉस्पेल को स्तंभित किया, जहां यह कहा गया था, बच्चे हैं उनके लिए कितना कठिन है कि भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए धन पर भरोसा करें। एक ऊंट के लिए सुई से गुजरना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गांधीवाद आर्थिक विचार मुख्यधारा की आर्थिक सोच से काफ़ी अलग था। संपूर्ण गांधीवादी आर्थिक सोच एक अहिंसक
अर्थव्यवस्था का विकास और इसका दीर्घकालिक निर्वाह है। इसे हासिल करने के लिए गांधी ने लोगों की विलासिता संबंधित इच्छाओं का त्याग करके बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने, लोगों के द्वारा उत्पादन न कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने, आजीविका, श्रम, यज्ञ, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी और मानवता को ध्यान में रखकर मशीनरी का उपयोग करने जैसी अच्छी विचारों को विकसित किया। यह स्पष्ट है कि गांधी विकास की पूरी तरह से नई दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जो विकास के पश्चिमी मॉडल को प्रतिस्थापित कर सकता है, जो शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ मानव के विस्तार पर इसके अति प्रकारों द्वारा चिन्हित है, क्योंकि इसके मूल में 100% अहम विद्यमान है और सभी आध्यात्मिक और सामुदायिक भावना की अनदेखी होती है। ऐसे व्यक्ति मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में केवल शारीरिक सुख से संचालित होते हैं। ये सभी आध्यात्मिक उपभोक्तावाद के लिए पागल भीड़ का नेतृत्व करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के सीमित संसाधनों का अधिक दोहन होता है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जाति को उसकी असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधनों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। गांधी ने एक व्यवहार्य ठोस विकास मॉडल प्रस्तुत करके पूरी प्रक्रिया को उल्ट दिया। उन्हें मानवीय जरूरतों और लालच के बीच स्पष्ट अंतर करके सीमित प्राकृतिक संसाधनों और मानव की आवश्यकताओं के बीच एक सही संतुलन लाने की कोशिश की है। उन्होंने गरीबी को कभी भी महिमामंडित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार के मानवीय दुख और मानवीय पतन होते हैं। वास्तव में वह स्व उत्पादक और आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करके गरीबी को समाप्त करना चाहते थे। गांधी ने ओसैनिक सर्कल की अपनी नवीन अवधारणा पर जोर देते हुए गांव स्तर से वैश्विक स्तर पर सामुदायिक चिंताओं के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता लाने की कोशिश की है। गांधी की असली ताकत इस तथ्य में रही कि उन्होंने न केवल अमूर्त विचारों को सूत्रबद्ध किया, बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन के विचार को बदलकर लोगों द्वारा उत्पादन का एक व्यवहारिक और तार्किक मॉडल प्रस्तुत किया है। तो विकास पर अगर गांधी जी के विचार क्या थे, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप यहाँ तक लिखिए, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आपका जो है काम चल सकता है। अब हम आगे चलते हैं और इस प्रकार हम सारांश पर आप पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आपकी इकाई 3 जो है पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।